दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14th फ्रॉम द बैक एक्सरसाइज ऑफ न्यूक्लियस चैप्टर। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि बीटा माइनस डीके ऑफ नियॉन 23 के बारे में हमें एक क्वेश्चन लिखनी है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। आप देख सकते हो इसमें इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो रिलीज हुआ है। तो बेसिकली ये डॉटर है और ये इलेक्ट्रॉन और ये एंटी न्यूट्रिनो। तो हमें मालूम है कि जब बीटा माइनस डीके होता है तो जो आपका, देखो सबसे पहले तो ये एंटी न्यूट्रिनो काफ़ी डिफिकल्टी के साथ डिस्कवर हुआ था। इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अलग से। और देर वॉज अ टाइम टिल व्हेन दिस एंटी न्यूट्रिनो हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड। तो यही मानते थे कि बीटा माइनस डीके में एक ये डॉटर और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। लेकिन फिर उसमें प्रॉब्लम क्या थी, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी स्पेक्ट्रम, मतलब ये जो बीटा माइनस पार्टिकल्स हैं इनका एनर्जी स्पेक्ट्रम, क्योंकि जब इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन निकलता है तो यूजुअली एक सैंपल में द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज वेरी लार्ज, जो ये डीके करते हैं। तो उसकी वजह से इट वाज फाउंड कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, सब इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो एक नहीं होती, मोनो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन्स में एक स्पेक्ट्रम फॉलो होता है। स्पेक्ट्रम मतलब देर इज अ वेरिएशन ऑफ एनर्जी। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स है जिनकी एनर्जी ज़्यादा है, कुछ है जिनकी कम है, कुछ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी यहाँ कहीं दिखी हुई है इस डायग्राम में। तो ये फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो निकले। और ये क्यू वैल्यू है, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स को तो लगभग जो भी इस प्रोसेस की क्यू वैल्यू है वो सारी की सारी एनर्जी मिल जाती है। तो हाउ डज इट कम अबाउट? क्योंकि अल्फा डीके में ऐसा नहीं होता। जब अल्फा डीके होता है किसी न्यूक्लियस का तो उसमें दो पार्टिकल्स बनते हैं, एक अल्फा पार्टिकल, डबली आयनाइज हीलियम है ये, और एक आपका डॉटर न्यूक्लियस। तो इस प्रोसेस में ये जो दोनों प्रोडक्ट्स बनते हैं इनको ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ता है। मतलब जब ये न्यूक्लियस एट रेस्ट है, एक्स ए एक्स जेड, ये जब रेस्ट है, तो अगर अल्फा पार्टिकल इस तरफ जाता है तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए डॉटर न्यूक्लियस को ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। और जो क्यू वैल्यू है इस प्रोसेस की, जो इस प्रोसेस की क्यू वैल्यू है वो इन दोनों में डिवाइड हो जाती है। मतलब जो भी एनर्जी निकली इस रिएक्शन में, ठीक है, दैट इज डिवाइडेड और डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स दीज टू प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो उसकी वजह से जो अल्फा पार्टिकल है उसको हमेशा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। तो एक लार्ज स्पेसिमेन है जिसमें बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियाई है, उनके डिके में जितने भी अल्फा पार्टिकल हैं सब मोनो एनर्जेटिक होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल को जो एनर्जी मिलती है, ठीक है, दैट इज ऑलवेज द सेम। तो क्यू वैल्यू की ये वाली फ्रैक्शन, अगर इसका मास नंबर ए है तो अप्रोक्सीमेटली इतनी एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स को मिल जाती है। दिस इज द एनर्जी रिसीव्ड बाय अल्फा पार्टिकल। ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें मोनो एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल है। तो व्हाई नॉट बीटा माइनस पार्टिकल? तो ये मोनो एनर्जेटिक क्यों नहीं होते? तो उसके लिए हमको थोड़ा सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से ही समझना है। क्योंकि जब किसी न्यूक्लियस या पेरेंट न्यूक्लियस का बीटा माइनस या बीटा प्लस दिखे, अभी हम बीटा माइनस की बात करें, तो तीन प्रोडक्ट्स हैं। तो जब तीन प्रोडक्ट्स हैं तो दे कैन गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अगर इनिशियल न्यूक्लियस रेस्ट के ऊपर है तो मान लो एक एंटी न्यूट्रिनो इधर गया, इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो डॉटर न्यूक्लियस को कहीं इधर जाना पड़ेगा ताकि इन दोनों मोमेंटा का जो रिजल्टेंट आता है ये उसके रिजल्टेंट को बैलेंस कर सके। ठीक है। तो दैट, अब क्योंकि इनकी बहुत सारी डायरेक्शंस पॉसिबल हैं, तो बेसिकली जो क्यू वैल्यू है, क्यू वैल्यू इन तीनों प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि ये कैसे कैसे किस किस डायरेक्शन में जाते हैं। तो एक प्रोसेस तो ये है कि जिसमें एक प्रोडक्ट जो है वो रेस्ट पे आ गया। तो मान लो एंटी न्यूट्रिनो आपका रेस्ट पे आ जाता है, तो देन ये वाला पार्टिकल, ये वाला प्रोडक्ट और ये, इन दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। तो अगर एक प्रोडक्ट कोई भी, जैसे ये अगर रेस्ट पे क्रिएट होता है तो देन द एंटी न्यूट्रिनो हैज टू गो ऑपोजिट टू दिस डॉटर न्यूक्लियस। सिमिलरली अगर डॉटर न्यूक्लियस रेस्ट पे आ जाएगा तो एंटी न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। अभी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो टोटल मोमेंटम फाइनली, इनिशियली टोटल मोमेंटम जीरो था, तो फाइनली भी टोटल मोमेंटम जीरो आना जरूरी है। तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो जीरो आएगा। ठीक है। अब लेकिन होता क्या है कि मोमेंटम को कंजर्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है। जब टू टू प्रोडक्ट्स बनते हैं किसी न्यूक्लियर प्रोसेस में, तो उसमें तो मोमेंटम कंजर्व एक ही तरीके से हो सकता है कि दोनों प्रोडक्ट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। अब इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी ऑफ डायरेक्शंस है। हो सकता है एंटी न्यूट्रिनो ऐसे आया हो और इलेक्ट्रॉन ऐसे आया हो, और फिर जो डॉटर न्यूक्लियस है वो इन इन दोनों का जो मोमेंटम का रिजल्टेंट आता है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में डॉटर न्यूक्लियस जाए। और कई सारी वेराइटीज, मतलब काफी सारे एंगल्स पॉसिबल हैं। इसलिए जो क्यू वैल्यू है इस प्रोसेस की वो इन तीनों में अलग अलग वे से डिवाइड हो सकती है। देर इज नो फिक्स्ड वे। तो एज द नंबर ऑफ डे, तो
होता क्या है, तो डायरेक्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट पॉसिबल डायरेक्शंस ऑफ एमिशन ऑफ दी थ्री प्रोडक्ट्स, a variety of kinetic energies of बीटा पार्टिकल्स इज पॉसिबल, बिकॉज बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं जो डिके कर रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो डिके कर रहे हैं, और जब वो डिके करते हैं किसी में किसी डायरेक्शन में एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, किसी दूसरे में किसी और डायरेक्शन में जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इन बीटा माइनस पार्टिकल की अलग अलग एनर्जीज आ सकती हैं, कोई फिक्स्ड एनर्जी नहीं आती, ठीक है। अब इस प्रोसेस में हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि जो बीटा पार्टिकल है उनको मैक्सिमम एनर्जी मिले। तो मैक्सिमम एनर्जी मिलने का जो प्रोसेस है वो ऐसे होगा कि ये जो एंटी न्यूट्रिनो है, जब ये बनेगा या इस प्रोसेस में जब ये रिलीज होगा, तो ये नियरली रेस्ट के ऊपर अगर आ जाता है, तो फिर बीटा पार्टिकल्स और जो ये डॉटर न्यूक्लियस है यानी कि सोडियम, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे अगर ये रेस्ट के ऊपर आता है। तो इफ इट इज क्रिएटेड एट रेस्ट, नियरली एट रेस्ट, देन द बीटा पार्टिकल एंड द डॉटर दे आर मूविंग, दे आर ऑलवेज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इस प्रोसेस में जैसे अगर मान लो हमने कहा कि न्यूट्रिनो रेस्ट पे आ गया तो उसका फाइनल मोमेंटम जीरो है, तो इन दोनों के मोमेंटा को ऑपोजिट डायरेक्शन में होना जरूरी है। अब क्योंकि इन दोनों के मोमेंटा का जब सम अगर हम लेंगे फाइनली डॉटर का और इलेक्ट्रॉन का, तो वो जीरो आएगा, तो इसका मतलब इन दोनों के जो मोमेंटा है उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल आएगा। ये मोमेंटा का मैग्नीट्यूड, तो मोमेंटम तो ट्वाइस मास ऑफ द पार्टिकल इनटू काइनेटिक एनर्जी होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, ये सोडियम के जो डॉटर न्यूक्लियस बना है सोडियम न्यूक्लियस, उसके मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। और उसके बाद क्योंकि जो क्यू वैल्यू है उसको इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होना है, कुछ काइनेटिक एनर्जी इसको मिलेगी, कुछ काइनेटिक एनर्जी इसको मिलेगी। अब क्योंकि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि ये एम एन ए यहाँ नीचे आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इतनी बन जाएगी, दिस विल बिकम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो इस प्रोसेस में आप ध्यान से देखो, जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इतनी आ गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बीटा पार्टिकल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इतनी आ गई, तो उसमें जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मास ऑफ डॉटर के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। तो इसको हम कई बार इसके कंपैरिजन में तो इग्नोर ही कर सकते हैं, तो फिर अगर मैं इसको जीरो कर देता हूँ तो ये तो वन ही हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बिकम नियरली इक्वल टू क्यू। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे कि अगर जब एंटी न्यूट्रिनो किसी न्यूक्लियस के डिके से रेस्ट पे आता है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को अप्रोक्सीमेटली इतनी काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो बाकी आपको इस रिएक्शन में क्यू वैल्यू निकालनी है, और वो क्यू वैल्यू निकाल के आप इस में कैलकुलेशंस कर सकते हो, वो तो एक इजी स्टेप है, वो मैं अभी यहाँ नहीं करूँगा, आप करके देख लेना। दूसरी प्रॉब्लम जो मुझसे पूछी थी इसके अंदर, ये भी आसान सी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसकी जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है वो एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं, तो आप इस सेक्शन को पढ़ लेना एक बार एनसीईआरटी से। तो इस प्रोसेस में जो कंक्लूड किया है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये देखो, ध्यान से देखना। इफ वी कंसिडर द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज रिएक्शंस द नेट रिएक्शन इज दिस। तो ये आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ो, ये मेन कंक्लूजन है कि सन के अंदर जो रिएक्शंस हो रही है उसमें 4 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन करके एक हीलियम का एटम बनाते हैं, और इतनी एनर्जी इस प्रोसेस में नेट एनर्जी रिलीज होती है। तो ये काफी सारे रिएक्शंस उसके अंदर हो रहे हैं, उनका जो रिजल्टेंट रिएक्शन है वो ये रिएक्शन है कि अल्टीमेटली 4 हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन करके एक हीलियम का एटम बनाते हैं विद द रिलीज ऑफ 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी। अब आपको बताना है कि सन में 1 केजी ऑफ हाइड्रोजन के फ्यूजन से कितनी एनर्जी रिलीज होती है। तो पहले तो आप देखो 1 केजी में कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के, तो वो तो सिंपल केमिस्ट्री में आपने किया है कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 1 ग्राम में प्रेजेंट होते हैं, तो 1 केजी में एवोगैड्रो नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने एच एटम्स आ जाएंगे, तो इसमें इतने ही एच न्यूक्लियाई हो जाएंगे। तो जब इतने न्यूक्लियाई एनर्जी रिलीज करेंगे फ्यूजन में, तो क्योंकि 4 न्यूक्लियस कंबाइन करके इतनी एनर्जी रिलीज करते हैं, तो इसको आप 4 से डिवाइड कर दो, तो इतनी एनर्जी 1 केजी ऑफ हाइड्रोजन से रिलीज हो जाएगी सन में। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि 1 केजी ऑफ यूरेनियम की फ्यूजन से कितनी एनर्जी रिलीज होती है। इसके लिए भी आप रेलेवेंट सेक्शन एनसीईआरटी की बुक से पढ़ लो, बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दिया हुआ है। इन्होंने कहा है कि जो यूरेनियम के जैसे न्यूक्लियस है जिनका मास नंबर 240 ऐसे कुछ अराउंड है, तो रफ दिया हुआ है इन्होंने, तो इन्होंने कहा है कि इतने हैवी न्यूक्लियस यूरेनियम के जैसे न्यूक्लियस से जो एनर्जी रिलीज होती है फिजन से, वो अराउंड 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर न्यूक्लियस होती है। तो यूरेनियम 235 के एक एटम का जो मास है वो अराउंड इतना होता है इस आइसोटोप का।
तो 235.04 ग्राम्स ऑफ यूरेनियम में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, तो 1 kg यूरेनियम में इतने एटम्स आ जाएंगे। तो अब इतने एटम्स में इतने ही न्यूक्लियाई होंगे, और इतने न्यूक्लियाई से कितनी एनर्जी रिलीज होती है, इतने न्यूक्लियाई से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी एनर्जी इन न्यूक्लियाई से रिलीज होती है। तो हर, अब इन फिगर्स को आप कंपेयर कर लेना, फर्क तो है ही डेफिनेटली, ये 10⁻26 है और यहाँ पे 10⁻27 है। तो हाइड्रोजन लाइटर एलिमेंट है, काफ़ी अबंडेंट है, यूरेनियम थोड़ा रेयर एलिमेंट है, कम अमाउंट में मिलता है। तो हाइड्रोजन से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है 1 kg ऑफ हाइड्रोजन से इन फ्यूजन एज कम्पेयर टू 1 kg ऑफ यूरेनियम से इन फ्यूजन। तो अब ये एक लास्ट क्वेश्चन इसमें आई थिंक है जो हमारे पास है। तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। 2020 तक इतनी बिजली बननी थी और उसका 10% न्यूक्लियर पावर प्लांट से आना था। तो पार मतलब पर सेकंड कितनी एनर्जी रिलीज होनी थी, है ना। तो इसको मेगावाट है, ये तो 5 जीरोज है, इसको मेगा मतलब 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻11 बन जाएगा। अब इसका 10% न्यूक्लियर पावर से आना था, ये दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो पर सेकंड इतने जूल्स एनर्जी न्यूक्लियर पावर से हमें बनानी है। तो अब 1 kg ऑफ यूरेनियम कितनी एनर्जी देता है, तो इसमें हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था अभी फाइंड आउट, जब हम कर रहे थे इस वाली प्रॉब्लम में, कि 1 kg ऑफ यूरेनियम से इतनी एनर्जी बनती है। अब इसी इंफॉर्मेशन को हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं कि 1 kg ऑफ यूरेनियम फिजन में इतनी एनर्जी रिलीज करता है। तो इस एनर्जी को अगर मैं जूल्स में एक्सप्रेस करूं तो मिलियन का मतलब 10⁻6 होता है, फिर जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻−19 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 kg ऑफ यूरेनियम इतने जूल्स एनर्जी रिलीज करता है। अब अगर हम x kg ऑफ यूरेनियम को यूज करते हैं तो x kg ऑफ यूरेनियम इतने जूल्स एनर्जी रिलीज कर देगा। अब हमें पर सेकंड इतने जूल्स एनर्जी रिलीज करनी है। तो अब इसमें एक चीज है, क्योंकि इसमें एफिशिएंसी आपको दी हुई है 25% की, मतलब x kg ऑफ यूरेनियम इतनी एनर्जी रिलीज करता है पर ओनली उसका 1/4 ही इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट होता है। एफिशिएंसी दी हुई है आपको इस प्रोसेस की, कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिक एनर्जी की एफिशिएंसी के, मतलब इतनी एनर्जी तो एक न्यूक्लियस ने तो अराउंड 200 MeV एनर्जी रिलीज कर दी, ठीक है, लेकिन उसका 200 MeV पार्ट इलेक्ट्रिक का एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, ओनली 1/4 कन्वर्ट हुआ। तो अगर x kg ऑफ यूरेनियम इतनी एनर्जी देता है तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो आएगी 1/4 ही, ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी 125% है। तो अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 1 सेकंड में इतनी एनर्जी हमें बनानी है। तो इसका मतलब x kg ऑफ यूरेनियम से कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, इतनी एनर्जी आती है। तो 1 सेकंड में हमें अब इसमें से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको जस्ट आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है और 8.92 को नीचे लाना है, तो आपके पास x kg आ जाएगा। x kg इज द यूरेनियम नीडेड पर सेकंड, ठीक है। तो आपके पास इतने kg यूरेनियम आ गया जिसकी आपको जरूरत है पर सेकंड। तो आप देखो इसमें x kg ऑफ यूरेनियम जो पर सेकंड हमें चाहिए, तो पर सेकंड कितना यूरेनियम चाहिए, पर सेकंड हमें इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया, इसको डिवाइड किया, पर सेकंड हमें इतना यूरेनियम चाहिए, ये इसको कैलकुलेट करें तो इतना यूरेनियम आता है। तो ये तो 1 सेकंड में इतना यूरेनियम चाहिए। एक साल में एनसीईआरटी के चैप्टर के स्टार्ट में दिया हुआ है कि 1 ईयर इज अप्रोक्सीमेटली दिस मैनी सेकेंड्स। तो एक साल में इतने सेकंड्स होते हैं, तो एक साल में जो यूरेनियम चाहिए वो इतना आ जाएगा, तो वो वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो ये आंसर रफली आपका यही आंसर दिया होगा पीछे बैक में, आप इसको चेक कर लेना।